अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा साइंस, जो कि आपके फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड है। बेटा साइंस बेसिकली होता क्या है, यानी वो सारी चीज़ें जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है, उन सब चीज़ों की जो नॉलेज है जो हमें 5 सेंसेस के थ्रू मिलती है। वो 5 सेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं आप सब जानते हैं। देखने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है। ये सारे किसी ज़बान से हम चीज़ों को चखते हैं। इन सब चीज़ों की जो सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस जो नॉलेज हमें देते हैं, उसको जब हम कंफर्म करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो बेसिकली हमारे पास साइंस है। यानी चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं और समझते हैं, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जो हम समझते हैं और पढ़ते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। अब साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड है जिस सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। और वो पर्सन जो लेबॉर्ट्री के अंदर उन चीज़ों को, उस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करता है, वो साइंटिस्ट कहलाता है। साइंटिस्ट जो होते हैं बेटा, वो ना सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बल्कि वो सवाल पूछते हैं, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से कोई नया कलर आ रहा है या कोई नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। ना कि वो सिर्फ सवाल ढूंढते हैं, बल्कि उनके जवाब तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस वो लेबॉर्ट्री के अंदर या लैब के अंदर करते हैं, वो उसका डेटा भी कलेक्ट करते हैं और फिर उसे मुस्तनद ज़राए के ज़रिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो साइंस की जो फर्दर ब्रांचेस हम पढ़ते हैं, वो 3 हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि लिविंग थिंग्स, जो जितने भी जानदार हैं, उन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो है बेटा फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक है बॉटनी, यानी पौधों का मुताला करना, पौधों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बॉटनी। और जानवरों के बारे में पढ़ना, उसके बारे में मुताला करना ज़ूलॉजी कहलाता है। जबकि जो हमारे पास फिज़िक्स है, फिज़िक्स का मतलब होता है यानी तबई शाख, यानी वो साइंस की ऐसी शाख जिसमें हम मादा और उसमें होने वाली एनर्जीज़, इन दोनों की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि ये दोनों कैसे मिलकर, यानी मादा मैटर और एनर्जी दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, ये सब कुछ हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो क्या है? यानी केमिकल चेंजेस, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरीके से हमारे लॉ और प्रिंसिपल्स को गवर्न करते हैं, कैसे वो चीज़ें हमारी जो है वो इन्वेंट होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के सिलसिले में क्या क्या न्यू चीज़ हमारे सामने आती है, उन सब के बारे में मुताला करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री को भी हम फर्दर फिर और डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। केमिस्ट्री का आगे जाकर ताल्लुक आप पढ़ते हैं कि वो कैसे कार्बन से रिलेट करता है, कार्बन में आपके कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, कौन कौन सी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो आगे जाके डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 इसकी ब्रांचेस पढ़ी हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजी का मैंने आपको बताया कि फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, यानी बॉटनी और ज़ूलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यानी कि किस तरीके से आप साइंस टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ है। 19वीं सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी है बेटा, वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि जो लोगों की ज़्यादातर अटेंशन है वो साइंस से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ है। और कुछ ऑथर्स का तो ये भी कहना है कि आगे जाकर ये जो लफ्ज़ है साइंस, ये रिप्लेस हो जाएगा टेक्नो और साइंस में। इट मीन्स क्या है? यानी टेक्नो और साइंस मीन्स टेक और नॉलेज, साइंस मीन्स नॉलेज, यानी ये मिलकर ये दोनों, क्योंकि साइंस जो है बेटा टेक्नोलॉजी के बगैर, नई इन्वेंशंस के बगैर नामुकम्मल है। साइंस एक चीज़ को इन्वेंट करती है, टेक्नोलॉजी दुनिया के लिहाज से जैसे जैसे एडवांस हमारी दुनिया होती जा रही है, उसके लिहाज से इंसान के काम को, इंसान अपने कामों को आसान करने के लिए मुख्तलिफ इन्वेंशंस कर रहा है। जैसा कि गर्मी लगती है, आपने
कमरा ठंडा करने के लिए एसी ले लिया, फ़ैन है, मोबाइल फ़ोन्स है, कितनी इन्वेंशंस बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की हो रही है। ये जो डिफरेंट चेंजेस आप देखते हैं जो कि मुख्तलिफ साइंस जो है वो उसके अंदर हेल्प आउट करती है और फिर वो टेक्नोलॉजी इंसान के कामों को आसान करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो डिफरेंट इतने चेंजेस फास्टली हो रहे हैं वो आपके एट पर्टिकुलर टाइम से पैसेज ऑफ टाइम के साथ हो रहे हैं। जो चीज़ें हम आसपास अपनी जो माहौल में हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों को समझने की सलाहियत हमें साइंस देती है। साइंस बेसिकली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे, साइंस ने वो हल कर दिए हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। मुख्तलिफ़ इन्वेंशंस के ज़रिए हम नॉलेज को और अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा साइंस हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलावा हमारी जो ज़िंदगी को कंट्रोल भी करती है। कैसे कि अब हम पूरे अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द देखें, हम मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशन से, साइंस और टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन से घिरे पड़े। यानी कि टेक्नोलॉजी और साइंस अलग चीज़ हो ही नहीं सकती। जहाँ पर साइंस का नाम आएगा वहीं टेक्नोलॉजी का भी आएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है बेटा? क्लोनिंग मीन्स होता है, क्लोन मीन्स होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी डीएनए की जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस जो जिसे आप कहते हैं, यानी क्लोन आप ये समझे आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, लिविंग थिंग्स हो गए, कोई भी, चाहे उसमें एनिमल हो या ह्यूमंस हो, उनके सेम कॉपीज़ डीएनए की पेरेंट कॉपीज़ ली जाती हैं और उससे जो है एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो ब्रीड किया जाता है। ये बेसिकली जो क्लोन का प्रोसेस होता है वो दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें नज़र आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सूरत में सामने आता है। मेल और फीमेल सेक्सेस बोथ के जो जीन्स होते हैं इन दोनों को लिया जाता है और उसके बाद इसे क्लोन करके एक नया यंग वंस प्रोड्यूस किया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स की सेम एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसका जो पहला तजर्बा किया गया था पूरी दुनिया के अंदर वो एक फ्रॉग पे किया गया था। फ्रॉग के बाद इससे जो फर्स्ट मैमल एनिमल था वो था माउस। और उसके बाद जो लाइव स्टॉक में यानी जो भेड़ बकरियां होती हैं उनमें सबसे पहले शिप पर ये एक शिप थी जिसका नाम डॉली था, उसके ऊपर क्लोन का एक्सपेरिमेंट किया गया था। बेसिकली उसे क्लोन शिप कहते हैं और वो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू किया गया था। ये एक हाई रिस्क होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये क्लोनिंग जो होती है वो बहुत, मतलब अगर आप 1000 क्लोन कर रहे हैं तो उसमें से कोई 30, 35, 40 सक्सेसफुल होते हैं। बाकी इसमें जो फेलियर रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी फर्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, वो यही है हाई फेलियर रेट, यानी इसके अंदर सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी अगर आप 1000 ट्राइज करवाते हैं किसी ह्यूमन पर, किसी एनिमल पर, तो उस पर आपको 30 to 35 इतने क्लोन एनिमल्स सक्सेसफुल मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, जो दूसरा है प्रॉब्लम ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंट। इसकी जो डेवलपमेंट होती है, इसके जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक तो ये कि ये बाय बॉर्न जो है ये बहुत कम सर्वाइव कर पाता है नेचुरली, और इसको साइंटिस्ट इस बीमारी को जो नाम देते हैं वो देते हैं लार्ज ऑफस्प्रिंग सिंड्रोम। यानी इसका कोई एक ऐसा पार्ट जो होता है, कोई ऐसा ऑर्गन जो होता है वो एबनॉर्मली एक्ट करता है। उसका जो ऑर्गन होता है वो नॉर्मल पार्ट से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है, लार्ज होता है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स, इसलिए इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो पहला फर्स्ट एवर क्लोन मैमल जो लाइव स्टॉक किया गया था वो डॉली थी, जिस तरह मैंने आपको बताया शिप, और वो तकरीबन 6 साल तक जिंदा रही थी। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एजिंग। एजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि सबसे पहले ये लिविंग थिंग्स जैसे जैसे आपको पता है कि ग्रो होते हैं, एक बच्चा होता है, वो बॉर्न होता है, न्यू बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, उसके बाद उसका स्कूल कंप्लीट होता है, वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट के बाद फिर एक ऐसी एज आती है कि वो जो है वो ओल्ड होना शुरू होता है। इस तरीके से
अडल्टहुड से ये ओल्ड तक का जो प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस पैदा होते हैं। वो चेंजेस साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, सोशली भी होते हैं, और वो चेंजेस होते हैं एक लिविंग थिंग में, चाहे वो ह्यूमन्स हो, ह्यूमन की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और वो जैसे जैसे अपनी स्टेज एज वाइज जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। इस तमाम प्रोसेस को जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल से कॉलेज, फिर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है एक ह्यूमन, और उसके बाद वो एक पूरा ज़िंदगी अपनी गुजारने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो बूढ़ा होना शुरू होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, बेसिकली वो एजिंग कहलाते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ आपके बॉडी पे असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, इन तमाम चीज़ों के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस होते हैं। और इस दौरान जो पूरी स्टेजेस आप पार करता है एक ह्यूमन, जब ये पूरी स्टेजेस पार करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। वो अपने, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उसके जो बाकी सलाहियतें हैं मेंटली, फिजिकली, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, एज डिपेंड ऑन एज वो कितना है। तो ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं। उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उसकी बाकी मेंटली चेंजेस होते हैं, फिजिकली चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो, और उसके बाद उसके जो एक टाइम पर उसकी बॉडी जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है, उसके मसल लूज होना शुरू हो जाते हैं, उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, उसका इम्यून सिस्टम कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एजिंग कहलाता है। यानी आप पूरी ज़िंदगी का पूरी स्टेजेस जो वन बाय वन आप पार करते हैं, ये क्या कहलाता है। और एट द टाइम जब आप एक पर्टिकुलर एज में जब आप बूढ़ा होना शुरू होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एजिंग। एजिंग के बेटा बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो एज पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, कि ह्यूमन सेल्स के अंदर आप सब जानते हैं क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आपकी इनहेरिटेड बॉडीज के, आपके इनहेरिटेंट पे डिपेंड करता है। यानी आपके पेरेंट्स के जैसे जीन्स होंगे वो ऐसे ही जीन्स आपके अंदर पाए जाते हैं। वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी टेल होती है, जो कि उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको टीलोमेयर कहते हैं। वो जो टीलोमेयर होती है वो बेसिकली आपके सेल डिवीजन में हेल्पफुल होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका वेट, आपकी बॉडी, आपकी हाइट, ये सब इंक्रीज होती है, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। जब ये टीलोमेयर रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो आपकी बॉडी के सेल लूज पड़ जाते हैं, और जो सेल डिवीजन आपकी बॉडी की होती है वो एक टाइम पर रुक जाती है। और इसकी वजह से आपके मुख्तलिफ जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो जो उनका फंक्शन है वो कम करना शुरू कर देते हैं, उनका काम, उनके जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। ये जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के साथ साथ इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बूढ़े लोगों में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल वीकनेस होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि क्योंकि एजिंग के अंदर आपकी जो सेल की और टिश्यूज़ की, मसल्स की रिपेयरिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बच्चे की अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो वो उसको रिपेयर होने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी बूढ़े की कोई हड्डी टूट जाए तो आप देखते हो कि बहुत टाइम लगता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि उसमें टाइम लगता है। तो क्योंकि उनके अंदर जो रिपेयरिंग है, ऑर्गन्स की रिपेयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। विद द पर्टिकुलर एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होते चले जाते हैं, इनकी रिपेयरिंग कम होती चली जाती है, और एक ये नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। एक कुछ यहाँ पे टिप्स दी हुई हैं जिसके ज़रिए आप अपनी एजिंग का जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लिविंग थिंग नहीं है जिस पे ये एजिंग का प्रोसेस ना आता हो। जितने भी लिविंग थिंग अल्लाह ताला ने जानदार बनाए हैं उन सब पर जो बुढ़ापे का वक्त है वो लाजमी आता है। आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशन, जितना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन, जितनी ग़िज़ाइयत चाहिए वो अगर आप लेते हैं तो एजिंग का प्रोसेस थोड़ा आपका स्लो डाउन हो जाता है। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से आपके जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होते हैं, उनकी रिपेयरिंग स्ट्रांग होती है, वो सही शेप में रहते हैं।
तो भी आपके एजिंग का प्रोसेस स्लो हो सकता है। दूसरा, अपना आपके जो स्ट्रेचिंग है, माइंड की स्ट्रेचिंग है मुख्तलिफ सेल्स की, कि वो किस तरीके से अच्छे तरीके से आपका ब्रेन, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का जो पूरा प्रोसेस है वो आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा आपका ब्रेन वर्क करेगा उतना अच्छा आपकी पूरी बॉडी वर्क करेगी। तो योगा के थ्रू आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, सेल्स आपके रिलैक्स रहते हैं, माइंड आपका रिलैक्स रहता है, तो आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। चौथा जो लास्ट हमारा इसका पॉइंट है वो है सन बाथिंग। आप रोज़ाना थोड़ी देर सूरज की रोशनी में सन बाथिंग अगर लें तो उससे भी आपका, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है विटामिन डी होता है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 4 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये सारे के सारे और पेज नंबर 5 पर जो नेक्स्ट है सर्किल द अप्रोप्रिएट आंसर, यानी आपको जो सही आंसर है उसके ऊपर आपको सर्किल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है, और यहाँ पर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये जो ट्रू फॉल्स दिए हैं ये भी करना है। ये सारा का सारा आपके हैंड आउट में मौजूद है, आप वहाँ से देखकर इसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्लास 7 के बच्चों के लिए वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।